नमस्कार मित्रों। आज हम सुनेंगे मालती जोशी जी की लिखी कहानी मोरी रंग दी चुनरिया का भाग 2। उसने फीकी हंसी हंसकर कहा, अम्मा से पूछ लो। अम्मा तो इनके सामने ज़्यादा बोलती नहीं थी। बड़ी भाभी ने कहा, हम लोगों में से कोई क्या आएगा दीदी, पर जया के लिए इसरार मत करना। देखो अभी 1.25 महीना भी नहीं हुआ है, लोग क्या कहेंगे। कोई बहुत तीखी सी बात मेरे होठों पर आई थी, पर मैं जब्त कर गई। इनके सामने तमाशा करने की हिम्मत नहीं पड़ी, और फिर कहने से फ़ायदा भी क्या था, बेकार अपना ही मूड खराब होता। हम लोग चलने लगे तो जया ने मुझे एक और बुलाकर कहा, दीदी मेरी बात रखेंगी? कहो। मृणाल को दुल्हन के रूप में देखने का बड़ा अरमान है। 10 मिनट के लिए ही सही, उसे मेरे पास भेज सकोगी? ओ श्योर, मैंने कहा। उस समय उसका कंठ इतना भीगा हुआ था कि उसकी कोई भी विनती में टाल नहीं सकती थी। मन में बस यही कसक बनी रही कि जया नहीं आई। बाकी सारा आयोजन इतना सफल रहा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। बाराती तो कुल जमा 25 ही थे। घर बारातियों की संख्या उनसे 10-20 गुना अधिक थी। मेरा स्टाफ था, इनका स्टाफ था, मृणाल की सहेलियां थीं, अड़ोसी पड़ोसी थे और ढेर सारे रिश्तेदार। पर कहीं कोई बद इंतजामी नहीं हुई। मंडप की साज सज्जा से लेकर भोजन की व्यवस्था तक किसी में किसी को शिकायत का मौका नहीं मिला। दूल्हे के चुनाव को लेकर तो सभी ने हमें बधाइयों से लाद दिया। खुशी का वह भार मुझसे संभाले नहीं संभल रहा था। मृणाल तो उस दिन इतनी प्यारी लग रही थी कि लग रहा था कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। जया की बात बार बार मन में आ रही थी, पर मौका ही नहीं मिला। रानी जी ब्राइडल मेकअप करवा के जब पीछे के दरवाजे से अंदर आ रही थी, तब तक बारात दरवाजे तक आ चुकी थी। जयमाला के बाद तुरंत ही रिसेप्शन था। उसके बाद विवाह की सारी वैदिक रस्में निपटाते हुए रात के 2 बज गए। वे लोग इतनी रात को दूल्हा दुल्हन को लेकर होटल चले गए। वहाँ सुसज्जित ब्राइडल सूट उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जया की इतनी सी बात न रखने का मुझे बहुत दुख हो रहा था, इसलिए सुबह सवेरे नहा धोकर मैं होटल पहुँच गई। शहर के सबसे बड़े होटल में उन लोगों को ठहराया गया था। हमें 25 लोगों पर भी उसका खर्च भारी पड़ रहा था, पर ये बोले उन लोगों ने हमसे कुछ भी नहीं मांगा, फिर इंतजाम में कंजूसी क्यों करें। मान लो 200 बाराती लेकर आ जाते तो धर्मशाला में भी हमारे परखच्चे उड़ जाते। गाड़ी से उतरते ही मैं सीधे मृणाल के कमरे में जाने वाली थी, पर संकोच हो आया। फिर इन्होंने भी टोक दिया, गो थ्रू प्रॉपर चेन मैडम। ठीक था, अब तो उसे हम अपनी मनमर्जी से हर कहीं नहीं ले जा सकते थे। उसके सास ससुर से पूछना जरूरी था। सौभाग्य से वे जगे हुए थे। हमें देखते ही अचकचा गए, अरे आप लोग सुबह सुबह? जी बस देखने चले आए थे कि आप लोगों को कोई असुविधा तो नहीं। अरे नहीं जी, बिल्कुल नहीं। 10 बजे खाना बिल्कुल तैयार रहेगा। आप लोग वहीं आ रहे हैं ना? हाँ, बस अब सबको तैयार होने के लिए फरमान भेजते हैं। एक रिक्वेस्ट थी। समधिन को इतना मक्खन लगाने के बाद मैंने असल बात शुरू की। कहिए। मेरी एक सहेली कल शादी में नहीं आ सकी थी। मृणाल को वो बहुत प्यार करती है। जाने से पहले 10 मिनट के लिए दोनों वहाँ हो आएंगे तो उसका मन रह जाएगा। उसने बार बार कहलवाया है। लेकिन वे शादी में क्यों नहीं आई? क्या बीमार हैं? हाँ, बस यही समझ लीजिए। दरअसल उनके हस्बैंड की अभी अभी डेथ हुई है। अब इन्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? कौन सी बात कहाँ करनी चाहिए, इसका विवेक तो पुरुषों को कभी होता ही नहीं। दरअसल बात क्या है बहन जी, मैंने कहना शुरू किया, पर चुप हो गई। जया की कहानी क्या इस तरह एक सांस में किसी को सुनाई जा सकती है? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है मिसेज कुमार, अभी तो लड़की की हल्दी भी नहीं उतरी और आप उसे ऐसी जगह भेज रही हैं। अपने ही हाथों अपनी बेटी का अशगुन क्यों कर रही हैं? आश्चर्य तो मुझे होना चाहिए, मैं तो कह भी दिया। बहन जी, आप तो यूरोप में 8-10 साल रह चुकी हैं, क्या आप भी इन चीज़ों को मानती हैं? यूरोप में रहने से क्या है, हमें कोई अंग्रेज थोड़े ही हैं, अपनी संस्कृति थोड़े ही छोड़ देंगे। मैं उनके कटे बालों को, रंगे होठों को, तरासी भौहों को और अनावृत बाहों को देखती रही। विदेश सेवा में रत अपने पति के साथ मैडम ने सिर्फ चोला बदला था, मन तो अब भी वही घोर परंपरावादी था, और घर परिवार से उनके इसी गुण की प्रशंसा होती होगी। फलाने को बहू इतने दिन फौरन रहकर आई है, पर अपनी संस्कृति नहीं भूली। ये कौन सी संस्कृति है? समधी जी ने शायद मेरे मनभावों को पढ़ लिया था
खींचकर पत्नी से बोले, ये किस ढकोसलेबाजी में पड़ी हो, जाने दो बच्चों को, 2 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ता। पति की अवमानना करने की ताव शायद उनमें नहीं थी। बोली, उन्हें जगने तो दीजिए। फिर मुझसे बोली, आप तो उनके साथ जाएंगी ना? अगर आपकी सहेली इन लोगों को कुछ देने लगे तो आप अपने हाथ से दीजिएगा, उनसे मत दिलवाइएगा। जया कुछ देगी यह तो निश्चित था। नए जोड़े को कोई भी खाली हाथ विदा नहीं करता। उस समय क्या मुझसे निर्मम आज्ञा पालन हो सकेगा? मैं जया को खुशी देने जा रही हूँ, उसका अपमान करने नहीं। तो रहने देते हैं। मैं एकदम उठकर खड़ी हो गई। आपने शंका उठाई है तो मेरा मन भी डवाडोल होने लगा। वही तो, वे खुश होकर बोली, हम लोगों के इतने पुराने संस्कार हैं, वे सहज में ही थोड़े ही जाते हैं। पुरुषों को तो ऐसी चीज़ों से विधि निषेध नहीं है, पर हम लोगों को तो लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। हर बात को 10 बार सोचना पड़ता है। उनका प्रवचन सुनकर पहली बार पछतावा हुआ। मृणाल के लिए घर ढूंढने में हमने कोई भूल तो नहीं की। मृणाल गई और घर एकदम सूना हो गया। मेहमानों से ठसाठस भरा हुआ था, फिर भी भाएं भाएं कर रहा था। यही तो फर्क है, बेटे की शादी होती है तो घर खुशियों से भर जाता है, पर बेटी के साथ तो सारी रौनक विदा हो जाती है। करने को तो अब भी कितने काम थे, पर पहले वाले उत्साह का कहीं अंश मात्र भी शेष नहीं था। 4-5 दिन बाद फोटोग्राफर एल्बम बनाकर दे गया तो मुझे जैसे एक खिलौना मिल गया। मैं घंटों बैठी अपनी लाडली को निहारती रहती, हर आने जाने वाले को दिखाती रहती। उस दिन भीड़ भाड़ में तो मैं किसी को ठीक से देख ही नहीं पाई थी। मेरे मन मस्तिष्क पर तो मृणाल और किशोर छाए हुए थे, पर अब फुर्सत से बैठकर मैं सबका मुआयना कर रही थी और सहसा मेरी आंखें जया की भाभी पर अटक गई। उस दिन केवल उसके छोटे भाई और भाभी ही आए थे। वे भी खाने के लिए नहीं रुके, बस लिफाफा पकड़ाकर चले गए थे। कैमरे ने उन्हें वर वधू को आशीर्वाद देते हुए कैद कर लिया था। भाभी की साड़ी देखकर मेरे मन पर सांप लौट गया। यह वही साड़ी थी जो हम लोगों ने पिछले वर्ष बंगलुरु में खरीदी थी। पिछले वर्ष कॉलेज की ट्रिप दक्षिण भारत गई थी। पूरे रास्ते में हम लोग साड़ियाँ और नग वाले गहने खरीदते रहे। जया ने गहरे हरे रंग की कांजीवरम खरीदी थी, जिसका लाल और सुनहरी बॉर्डर था। उसने कहा, दीदी इसका उद्घाटन मृणाल की शादी में ही करेंगे। जया ने वही किया। मृणाल की शादी में भाभी को वही साड़ी पहनाकर भेज दिया था। अच्छा हुआ तो जो उस दिन मेरा ध्यान नहीं गया, नहीं तो मूड इतना खराब हो जाता कि बस। तो क्या जया अब वह साड़ी कभी नहीं पहनेगी? वैसे मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था। शादी में नहीं आई तो ना सही, पर बाद में तो आ सकती थी। क्या उसे एल्बम देखने का भी चाव नहीं रहा, या कि वह मुझ पर नाराज है? पर मैं उसे कैसे समझा पाऊंगी कि मृणाल को उसके पास क्यों नहीं भेज सकी। पूरे 1 महीने की छुट्टी खत्म होने के बाद दोबारा कॉलेज जाते हुए मन खुशी से सराबोर था। पहले ही दिन शादी का एल्बम साथ ले जाना मैं नहीं भूली। स्टाफ रूम में दिन भर अच्छा सगल चलता रहा। मुझे लोगों ने दोबारा बधाइयों से लाद दिया, तारीफों के पुल बांध दिए। मैं भीतर ही भीतर पुलक से भर उठी, पर जया को देखते ही सारी खुशी को पाला मार गया। उसने तो सचमुच ही जैसे वैराग्य धारण कर लिया था। मुझे तो उसके पास बैठकर बात करने में भी संकोच होने लगा। मैं तो उससे लड़ने का इरादा लेके आई थी। मुझे उससे माफ़ी भी मांगनी थी, पर दोनों ही बातें नहीं हो सकी। उसके सूखे चेहरे पर रूखी वेशभूषा और अभ्यस्त होने में भी मुझे 4-5 दिन लग गए। उसके बाद मैंने कहा, जया बाजार कब चलना है? किस लिए? चंदेरी साड़ी लेनी है ना? अरे दीदी, मैंने तो मजाक किया था। लेकिन मैंने तो मजाक नहीं समझा था। अब आप क्या लड़की की शादी में साड़ियाँ बांटती फिरेंगी? रहने दीजिए, गौतम की शादी पर सोचेंगे। लड़का हो या लड़की, क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों की शादी में माँ बाप को खुशी तो होती ही है। और फिर लड़के का क्या ठिकाना? कल को कनाडा से एक मेम ले आए और कहेगा, मम्मी यह रही तुम्हारी बहू। तब क्या होगा? मेरे सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। मेम बहू आएगी तो क्या आप हमें साड़ी नहीं देंगी? फालतू बातें बंद। अब बताओ बाजार कब चलना है? अभी रहने दीजिए दीदी, अभी बाजार जाती क्या मैं अच्छी लगूंगी? जया, ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? मैंने कहा। कहना तो और भी बात कुछ चाहती थी, पर चुप रह गई। सचमुच इस लड़की को क्या होता जा रहा है? कपड़े तो जैसे भी पहन रही है ठीक है, पर शरीर भी तो सूखता चला जा रहा है। ब्लाउज झूल रहे हैं, गालों की हड्डियां निकल आई हैं, आंखों के इर्द गिर्द स्याह घेरे बन गए हैं। क्या रातों को सो नहीं पाती? क्या इसने खाना पीना छोड़ रखा है? पहले वाली बात होती
तो मैं चुटकी ले लेती। जया, लगता है मरने वाले का गम तुम्हें सचमुच खाया जा रहा है। पर अब आपस में न तो संवाद रह गया है, न जया के बुझे बुझे चेहरे को देखकर यह सब कहने का साहस होता है। उस दिन कैलेंडर की तारीख बदलते हुए याद आया, आज तो जया का जन्मदिन है। उसका जन्मदिन हर साल मैं ही मनाती थी, कुछ न कुछ उपहार भी देती थी। इस बार का उपहार तो यही था, जब मेरे बार बार कहने पर भी नहीं मानी तो एक दिन मैं खुद ही जाकर उसके लिए साड़ी ले आई थी। चंपई रंग की खूबसूरत चंदेरी थी, जिस पर रुपहले बेल बूटे थे। यह जया का प्रिय रंग था। मैंने गुलाब जामुन सुबह ही बनाकर रख दिए। पंडित जी को दही बड़ों के लिए कह दिया। सोचा और कुछ गरम मैं आकर बना लूँगी। उस दिन के लिए इनसे गाड़ी मांग ली। सोचा गाड़ी में डालकर साथ ही ले आऊँगी। उसे खिला पिलाकर यहाँ से साड़ी पहनाकर ही भेजूँगी। उसका यह अकारण वैराग्य अब मुझसे झेला नहीं जा रहा था। किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। वह अपने आप तो इस तथाकथित शोक से उबर नहीं पाएगी। पर कॉलेज जाते ही मुझे निराश होना पड़ा। उस दिन फिर से छुट्टी की एप्लीकेशन आई हुई थी। मेरी सारी व्यूह रचना व्यर्थ होकर रह गई। क्या करती है यह लड़की, हर 2 दिन बाद गायब हो जाती है। स्टाफ रूम में मैंने अपनी झल्लाहट उतारते हुए कहा, इसे नौकरी वोकरी करनी है कि नहीं? अब आपको नौकरी की पड़ी है मिसेज कुमार, वहाँ लाखों के वारे न्यारे हो रहे हैं। मिसेज माथुर का यह फिक्रा इतना अप्रत्याशित था कि मैं जड़ होकर रह गई। विश्वास न हो तो मिसेज गुप्ता से पूछ लो। मैंने मिसेज गुप्ता की ओर देखा तो वह बुरी तरह झेप गई। बेचारी गऊ महिला हैं, किसी के पचड़े में नहीं पड़ती। पता नहीं मिसेज माथुर ने उन्हें कैसे लपेट लिया। बताइए ना मिसेज गुप्ता, आप इतना डरती क्यों हैं? कोई आपने चोरी की है? मिसेज माथुर ने उन्हें उकसाया। वे तो बड़े दयनीय स्वर में बोली, भाई हमें तो ठीक से मालूम नहीं है, हमने तो सुना भर है। वही तो पूछ रहे हैं, क्या सुना है? हमारे सामने अस्थाना साहब एडवोकेट है ना, वो बता रहे थे इन लोगों ने दावा किया है। कैसा दावा? यही प्रॉपर्टी का। हस्बैंड की प्रॉपर्टी के लिए मिस वाजपेयी ने दावा किया है। अपने आप को मिस कहती हैं और हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती हैं। ये मिसेज मालविया थीं। इम्पॉसिबल। बड़ी देर बाद मेरे मुंह से निकला, जया कभी इतनी नीच हरकत नहीं कर सकती। मिसेज कुमार, मिसेज माथुर बोली, आपने बच्ची की शादी जरूर कर दी है, पर दुनियादारी के मामले में आप स्वयं अभी बच्ची हैं। आप नहीं जानती पैसे का मोह आदमी से क्या क्या करवा लेता है। प्रॉपर्टी के चक्कर में अच्छे अच्छों की नकाब उतर जाती है। लेकिन जया पैसे की भूखी नहीं है। वह खुद 2,500 रुपये महीना कमा रही है और 1,000 और लाख में फ़र्क होता है मिसेज कुमार। पर मैं कहती हूँ, इसमें इतनी हाय तौबा मचाने की क्या ज़रूरत है? मिस रायजादा बोली, अगर वह उस शख्स के नाम पर 20 बरस तक धूनी रमाकर बैठी हैं तो उसकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक बनता है। वह अपने जायज़ हक के लिए लड़ रही हैं। बात जायज़ या नाजायज़ हक की नहीं है मिस रायजादा, मैंने संजीदा होकर कहा। प्रश्न तो यह है कि जिस बंधन को मन से कभी स्वीकार ही नहीं किया, उसके मन जरूर स्वीकार करता। मिसेज माथुर बोली, अगर मन यह पहले से जानता कि आसामी 5 लाख का है तो वह सारे बंधन स्वीकार कर लेता। 5 लाख? जी हाँ, जया के ससुर इस बेटे के नाम 5 लाख फिक्स्ड में छोड़ गए हैं। व्यवस्था यह थी कि इस रकम का ब्याज उन लोगों को मिलता रहेगा जो उसकी देखभाल करेंगे। अब तक ऐसा ही होता रहा। तीनों भाई बारी बारी से उसे संभालते रहे हैं, लेकिन उसकी मृत्यु ने अब प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इतनी बड़ी रकम का वारिस कौन होगा? वैसे लीगल राइट तो जया का ही बनता है, मिस रायजादा ने कहा। अरे वे लोग आपस में फैसला कर लेंगे, पर इसे एक कौड़ी भी नहीं देंगे, देख लेना। सुना है इन लोगों ने नोटिस भेजा है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो उस आदमी की मृत्यु भी स्वाभाविक नहीं लगती। स्टाफ रूम में फिर मृत्यु के कारणों की चर्चा चल पड़ी। कई तर्क कुतर्क उछाले गए, पर मेरा मन उन बातचीत से बहुत दूर चला गया था। जो कुछ सुना था उस पर विश्वास करना कठिन हो रहा था, पर इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। उस शाम मैं अपने को ठेल ठाल कर उसके घर ले गई। वहाँ जाने की अब पहले किसी ललक मुझ में नहीं रही थी। उन लोगों का स्वागत भी अपेक्षाकृत ठंडा था। मुझे लगा कि यह संबंध अब बहुत दिनों तक ढोया नहीं जा सकेगा। जया हस्ब मालूम अपने कमरे में थी। साड़ी का पैकेट उसकी गोद में रखते हुए कहा,
जन्मदिन की एक तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। ओह दीदी, उसने कहा और उसकी आंखें छलछला आई। यहाँ घर पर तो सब लोग इतने व्यस्त हैं कि किसी को ऐसी छोटी सी बात का होश ही नहीं है। पर मैं जानती थी आप नहीं भूलेंगी, इसलिए कॉलेज नहीं आई। बहुत मेहरबानी। आप यह सब क्यों लाई हैं? आपका तो आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है। आपके इस स्नेह ऋण से तो मैं कभी उबर ही ना पाऊंगी। धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ चुकी, अब जरा खोल कर भी देख लो। उसने कांपते हाथों से पैकेट खोला और विस्मय विमुक्त होकर देखती रही। कुछ देर तक तो साड़ी को गोद में रखकर उसकी मुलायम सतह पर हाथ फेरती रही, फिर उसे गालों से लगाकर उसकी रेशमी छुअन को अपने भीतर समोती रही। मैं मंत्रमुग्ध सी उसे देख रही थी। लग रहा था जैसे वह वर्षों बाद किसी अपने से मिली हो। कुछ देर तक वह कमरे में मेरी उपस्थिति को भूल ही गई थी। सुनो जया, कल तुम यह साड़ी पहनकर कॉलेज आओगी। कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारा वैराग्य पर्व अब समाप्त करना ही पड़ेगा। कुछ देर तक तो मुझे देखती रही और एकदम बिलख पड़ी। दीदी, मरने वाला अपने साथ मेरे पहनने ओढ़ने का सुख भी ले गया। अब यह साड़ी मेरे किसी काम की नहीं। और वह भरभरा कर रो पड़ी। पति की मृत्यु के 2.5 महीने बाद जया का बांध टूटा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे सांत्वना कैसे दूं, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि उसके दुख की जाति क्या है। मैं सिर्फ उसकी पीठ पर बालों पर हाथ फेरती रही। मैंने उसे चुप कराने का प्रयास भी नहीं किया। इतने दिनों से संचित आवेग का बह जाना ही ठीक था। बहुत देर तक रो लेने के बाद वह कुछ हल्की हो आई। बड़े ही तरल स्वर में उसने कहा, अगर मुझे कुछ देना ही चाहती हैं दीदी, तो एक सफ़ेद चिकन की साड़ी लाकर दे दीजिए। खुद जाकर खरीदने का साहस मुझ में नहीं है। तो तुम अब सफ़ेद साड़ी भी पहनोगी? हाँ दीदी, बिल्कुल। टीनोपाल काइट साड़ी। उसे पहनकर औरत देवी लगती है। उसे देखकर दया भी उपजती है और श्रद्धा भी। मैंने ध्यान से सुना। उसकी बातों में वह पुरानी जया फिर झांकने लगी थी। शायद जी भर कर रो लेने से मन पर पड़ी उदासी की परत धुल गई थी। मैंने फिर भी उसी मूड में उत्तर दिया, खबरदार, जो कॉलेज में सफ़ेद साड़ी पहनकर आई, मैं गेट के भीतर कदम भी नहीं रखने दूंगी। कॉलेज की नहीं दीदी, मैं तो कोर्ट की बात कर रही हूँ। वहाँ तो सफ़ेद साड़ी पहनकर ही जाना पड़ेगा। अगर असहाय निराश्रित विधवा का रूप नहीं धरूंगी तो जज साहब पसीजेंगे कैसे? कितनी आसानी से बेतकल्लुफ़ी से वह इतनी बड़ी बात कह गई थी। उसके माथे पर सिकन तक नहीं आई। मुझे भी तृष्णा सी होने लगी। क्षण भर पहले ममता से उमगता मेरा मन काठ हो आया। तो मैंने जो सुना है वह सब सच था? क्या इसीलिए यह नाटक हो रहा था? नहीं दीदी, अब तक जो हुआ वह लोकाचार था। नाटक तो मैं अब करूंगी, आप देखती जाइए। जया, हाउ कैन यू? गुस्से के मारे मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। आप यही कहना चाहती हैं ना कि जिसके सुख दुख में मैंने कभी हिस्सा नहीं बटाया, उसकी संपत्ति में हिस्सा क्यों मांग रही हूँ? जिसका नाम कभी मैंने अपने नाम के साथ नहीं जुड़ने दिया, उसके वारिसों की लिस्ट में अपना नाम क्यों लिख रही हूँ? आप यही कहना चाहती हैं ना? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जरा से रुपयों के लिए तुम अपने आत्मसम्मान तक को ताक पे क्यों रख रही हो? क्या आप सोच रही हैं मैं यह सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ? तो किसकी मर्जी से कर रही हो? और मर्जी किसी की भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? करने वाली तो तुम हो। मजबूरी है दीदी। कभी कभी मनुष्य को ऐसे भी काम करने पड़ते हैं जिसके लिए मन गवाही नहीं देता। ऐसी कौन सी मजबूरी है? मजबूरी यह है कि इस मन से परे एक दुनिया है जिसमें माँ है, भाई हैं, भतीजे हैं, भाभियाँ हैं। वे लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि समय के साथ चलना सीखो। अम्मा कहती है कि तुम्हें भाइयों के साथ ही रहना है, तो उनकी होकर रहो, उनके मन की करो। और भाई कहते हैं कि दीदी, कितना आदर्श परिवार था हमारा। लोग घर की बहू बेटियों के सामने हमारे घर की मिसाल रखते थे। कितने उतार चढ़ाव आए, पर हमारे यहाँ कभी चकचक नहीं हुई। सास बहू, ननद भौजाई, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, इनके बीच कभी तकरार नहीं हुई। बहुत अमीर तो हम कभी नहीं थे, पर दाल रोटी आराम से चल जाती थी और सब उसमें खुश थे। पर इधर कुछ दिनों से असंतोष का लावा सा फूट पड़ा है। पता नहीं कितनी अतृप्त इच्छाएं एकदम सिर उठाकर खड़ी हो गई हैं। बड़ी भाभी दिन रात बिसूरती रहती हैं कि पैसों के अभाव में महिमा की शादी अच्छी जगह नहीं हो सकी। अब कम से कम अणिमा के लिए ही कुछ अच्छा घर जुट जाता।
छोटी भाभी कहती हैं कि इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ तो मयूर शायद आत्महत्या ही कर लेगा, पर भैया के पास कैपिटेशन फ़ी के पैसे कहाँ हैं। छोटे भैया का इस दड़बे में दम घुट रहा है और वे शहर के बाहर एक अच्छा सा फ्लैट खरीदना चाहते हैं। बड़े भैया कहते हैं कि पैसे का सुविधा हो जाए तो वे इस घर की काया पलट कर देंगे, और इन सब कामों के लिए तुम्हें बरेली वालों के यहाँ का रुपया ही चाहिए ना। हाँ, और भैया कहते हैं कि तुम किसी से भी भीख नहीं मांग रही हो, यह तुम्हारा कानूनी हक है। आखिर तुमने 20 साल तक तपस्या की है, ये तपस्या की बात तुम्हारे गले से उतरती है? न उतरे तो उपाय क्या है? आखिर रहना तो इन्हीं लोगों के साथ है। तुम इतनी निरुपाय तो नहीं हो जया, अच्छी खासी नौकरी करती हो। नौकरी सिर्फ रोटी देती है दीदी, पर हिंदुस्तानी औरत को एक सुरक्षित छत चाहिए, फिर चाहे वह पिता का हो, भाई का हो, पति का हो या बेटे का। इसलिए तो इस लड़ाई में अम्मा भी मेरे साथ नहीं हैं। इस चौथेपन में वे बेटों से बिगाड़ नहीं कर सकती, आखिर वे ही तो उन्हें मुखाग्नि देंगे। मेरा क्या है, मैं तो महज एक लड़की हूँ जो जन्म लेते ही परिवार पर भार बन जाती है। आई एम सॉरी जया, मैंने उठते हुए कहा। तुम्हारी परेशानियों को तुमसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। मैं तो यूं ही कुछ न कुछ कहती रहती हूँ। मेरे भाषण का बुरा मत मानना। वह मुझे छोड़ने नीचे तक आई। हम दोनों ने फिर से कोई बात नहीं की। बैठक से गुजरते हुए देखा, घर के लगभग सभी सदस्य वहाँ उपस्थित हैं और गर्मा गर्म बहस चल रही है। जया, जरा इन लोगों की हिमाकत तो देखो, बड़े भैया ने एक कागज नचाते हुए कहा। क्या हुआ? अरे वे लोग तो तुम्हारी शादी को ही चैलेंज कर रहे हैं। लिखते हैं कि हिंदू विवाह नियम के अनुसार फेरों के बाद ही विवाह पूर्ण रूप से संपन्न माना जाता है। जयमाला कोई वैदिक विधान नहीं है, यह तो मात्र एक परंपरा है। मैं 10 गवाह खड़े कर दूंगा कि फेरे हुए थे, छोटे भैया ने जोश में कहा। तो क्या वे लोग 100 गवाह नहीं ला सकते हैं? आखिर 5 लाख का मामला है। जया की इस व्यंग्योक्ति पर छोटे भैया चकित होकर उसे देखते रह गए। तुम्हारी सास के मरने पर अपने यहाँ चिट्ठी आई थी। पिताजी की पुरानी फाइलों में वह अब भी मिल जाएंगी। हम उसे कोर्ट में दिखा सकते हैं। अगर हमारा कोई संबंध नहीं था तो हमें सूचना क्यों भेजी गई? बड़े भैया की दलील बड़ी जोरदार थी, पर जया के पास भी नहले पर दहला था। अगर वे सचमुच मेरी सास थी तो मैं उस समय बरेली क्यों नहीं गई? सास के बाद मेरे ससुर भी शांत हुए थे, उनकी खबर क्यों नहीं आई? उनके बेटे के बारे में भी हमें तीसरी जगह से पता चला, उन लोगों ने क्यों नहीं लिखा? यही तो जालसाजी है। इसी पॉइंट पर तो हम उन्हें धर लेंगे। और अगर वे पूछें कि मैं अब तक मिस वाजपेयी क्यों हूँ, तो आप क्या जवाब देंगे? मेरा सर्विस रिकॉर्ड, जीपीएफ, बैंक अकाउंट सब तो इसी नाम से है। अरे तू तो जीरा पर उतर आई। बड़े भैया एकदम गुस्सा गए। जीरा कर भी रही है तो किसकी तरफ से, यह तो देखो। मैं अपनी ओर से जीरा कर रही हूँ छोटे भैया, जया ने आवेश में भरकर कहा। 39 साल की हो गई हूँ मैं, कभी तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? सिर्फ यही कि बस बहुत हो चुका, अब मेरी जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। हम खिलवाड़ कर रहे हैं तो इसे और क्या नाम दूं? मेरे लिए सारे निर्णय आप लोग ही लेते रहें। मुझसे कभी पूछा है तो होता मेरी मंशा क्या है। आप लोगों की हठ धर्मिता ने मुझे मेरी ससुराल नहीं जाने दिया। वहीं सुख और दुख जैसे भी होता मैं जी लेती। इसका ज्ञान तो हमें घुट्टी में ही पिलाया जाता है। वहाँ रहती तो आज की समस्या तो न उठती। उस समय आप लोगों ने यह ना सोचा कि इतनी पहाड़ सी जिंदगी मैं कैसे काटूंगी। बाबूजी की जिद ने मुझे दूसरी शादी नहीं करने दी, नहीं तो आज मैं कहीं अपनी छोटी सी गृहस्थी लेकर चैन से जी रही होती। अब आप फिर मेरा तमाशा बनाने पर तुले हुए हैं। अब आप सबूत जुटाएंगे और कोर्ट दर कोर्ट साबित करते फिरेंगे मैं सचमुच मरने वाले की ब्याहता पत्नी हूँ। जिस गति से इस देश में दीवानी के मुकदमे चलते हैं, उससे जाहिर है इतने साल लग जाएंगे। जब तक मेरा वजूद क्या होगा बताइए तो? मैं कुंवारी हूँ या विवाहिता, विधवा हूँ या परित्यक्ता? सबको जैसे काठ मार गया था। कमरे में इतने लोग थे, पर जया के स्वर की धार में सबको गूंगा कर दिया था। बड़े भैया, उसने अश्रु विगलित कंठ से कहा, मैं आपके पाए पड़ती हूँ। आप चाहे तो मेरी सारी पेंशन, जीपीएफ, सीपीएफ अपने नाम लिखवा लीजिए, पर मुझसे ऐसा कोई काम न करवाइए कि मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊं। मुझ पर इतनी मेहरबानी जरूर कीजिए।
चलिए दीदी, उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा। तो मुझे होश आया और शर्म भी। उस पारिवारिक ड्रामे की मूक दर्शक बनी मैं अब तक वहीं खड़ी थी। सॉरी जया, मैंने बाहर निकलते हुए कहा। मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था। भाभी लोग पता नहीं क्या सोच रही होंगी। मुझे मालूम है वे क्या सोच रही हैं और उनका सोचना बिल्कुल ठीक है। आज आप साथ थीं इसलिए मैं इतना खुलकर बोल सकी, नहीं तो शायद फिर से होठ सी लेती और अपने में ही घुलती रहती। और फिर एकाएक तरल स्वर में बोली, दीदी अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो आप पर भरोसा कर सकती हूँ ना, निराश तो नहीं करेंगी? जया, मैंने उसका कंधा छूकर कहा, मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए कभी बंद नहीं थे। तुम ही उधर का रास्ता भूल गई थी। रास्ता भूल गई थी दीदी, आपको नहीं भूल सकती। आपसे बढ़कर मेरा अपना और कौन है। आप ही ने तो मेरे जीवन में दोबारा रंग भरने की कोशिश की है। औरों के तो चेहरे भी इस समय पहचाने नहीं जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा भावुकता मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मैंने तुरंत हाथ दिखाकर एक रिक्शा रोक लिया और उसमें बैठते हुए सहज ढंग से पूछ लिया, तो फिर कल कॉलेज आ रही हो ना? बिल्कुल आ रही हूँ और आपकी दी हुई साड़ी पहन कर आ रही हूँ। जनता से कहिए जरा होशियार रहें, उसने अपने बेलौस अंदाज में कहा। मेरी शाम सार्थक हो रही थी। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की एक मार्मिक कहानी, मोरी रंग दी चुनरिया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और रात्रि मंगलमय हो। धन्यवाद।